आज हम लोग करेंगे एमिनो एसिड। क्या करेंगे? एमिनो एसिड। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल कितने प्रकार के थे? दो। पहला कौन सा था? ऑर्गेनिक। दूसरा कौन सा था? इनऑर्गेनिक। तो पहले अब मैं लिख लेता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़े थे दो टाइप के, एक था ऑर्गेनिक और एक था इनऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक वाला जो बायोमॉलिक्यूल होता है, इसको हम लोग ने डिस्कवर किया था, तो पता चला था कि इसमें भी दो टाइप के मिले। एक मिला कौन सा? मोनोमर। और एक क्या मिलेगा? पॉलीमर। एक मिला था हमको मोनोमर और एक हमें मिले पॉलीमर्स। अभी इस पर स्टडी हम लोग ने नहीं करी। हम लोग ने किस पर स्टडी करी थी? ऑर्गेनिक पर। इसको हम लोग ने आइसोलेट करके देख लिया। आइसोलेट करने के बाद हमें कितने प्रकार के मॉलिक्यूल मिले थे? पहला मोनोमर, दूसरा, अगर आपको याद हो कल वाली बात, तो ये हमें मिला था एसिड सॉल्युबल पूल में, एएसपी, एसिड सॉल्युबल पूल। और ये हमें मिला था कहां पे? एसिड इनसॉल्युबल पूल, एआईपी। याद आया? और ये कितने थे नंबर्स में? ये थे थाउजेंड्स इन नंबर। ये थे थाउजेंड्स इन नंबर। कौन होते हैं थाउजेंड्स इन नंबर? ये थे थाउजेंड्स। इसको ऐसे ही लिख दिया जाए, थाउजेंड इन नंबर्स। जबकि ये वाले देखिए, ये थाउजेंड में नहीं थे। ये कितने थे? ओनली 4 इन नंबर्स। उसमें भी आपको याद होगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम है लिपिड। लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल है या नहीं है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली में लिपिड के कोई भी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती, पॉलीमर से। सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच करती है, वाटर इनसॉल्युबिलिटी या एसिड इनसॉल्युबिलिटी। और इसी कारण लिपिड इनके साथ पाया जा रहा है। अदरवाइज लिपिड एक स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़े। तो पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? पहले हम लोग को मोनोमर्स पढ़ने चाहिए। तो आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? मोनोमर्स। अच्छा, कल की बात थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहा हूं। आप मुझे बताओगे, ठीक है? या मैं बोलता हूं, आप बोलिएगा मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। मोनोमर्स तो थाउजेंड्स की संख्या में है और पॉलीमर्स जो है केवल 4 हैं। 4 में से भी एक जो है वो मोनोमर है। नाम क्या है? लिपिड। तो कितने स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल हैं? 3। कितने स्ट्रिक्ट नहीं है? तो मैंने कल लिखाया भी था, अगर स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल पूछा जाए तो 3। कौन से 3? नाम लीजिए जरा। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। कौन सा ऐसा होता है जो स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं था, लिपिड नहीं था? ठीक है, बिल्कुल सही बात। और एक बात बताइए, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो की हाई? लो। और इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई। कितना होता है रफली? कितना होता है? 1000 से कम हुआ तो मोनोमर, 1000 डाल्टन से ज्यादा हुआ तो, लेकिन इसकी एक लिमिट तो होगी। 1000 से कहां तक? 10,000 या कभी कभार उससे भी ज्यादा। इज दैट क्लियर? इनको हमने एक नया नाम दिया था, याद करो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। इनको बोला था बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। याद आया? बायो माइक्रो, बायो मैक्रो। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल यानी मोनोमर। बिल्कुल सही। ये तो कल के नोट्स में है आपके। देखो, हमारी हेडिंग है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। मतलब छोटे साइज वाला पढ़ने जा रहे हैं कि बड़े साइज वाला, यानी स्मॉल इन साइज? अगर साइज स्मॉल है, ऑब्वियसली ये मोनोमर है कि पॉलीमर?
बोलो भाई, मोनोमर है ना, दैट इज समझते हो ना, दैट इज मोनोमर। तो ये स्मॉल है कि लार्ज है? माइक्रो मतलब छोटा, बोलो, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्स मतलब बड़ा। याद करो एक फोन आता था माइक्रोमैक्स, मतलब माइक्रो भी मैक्स भी, माइक्रो भी मैक्स भी, अपोजिट नाम दिया, अपोजिट नाम दिया, सही है कि नहीं? तो स्मॉल इन साइज की लार्ज इन साइज? तो अगर स्मॉल होगा तो मोनोमेरिक फॉर्म में होगा कि पॉलीमेरिक? ठीक है, फाउंड इन सॉल्युबल पूल, पहले ये बताओ, पहले ये बताइए मॉलिक्यूलर वेट इसका लो होगा कि हाई? लो मॉलिक्यूलर वेट। अब आप बताओ कितना होता है, रफली बताओ पहले। लेस देन 1 के डीए, डीए मतलब डाल्टन लिख देता हूं, वैसे डीए से शो करते हैं, आज के बाद डीए लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए अगर आपको रेंज पूछ लिया जाए, इसकी रेंज पूछ ली जाए तो रेंज क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, 18 टू 800 डीए। इज दैट क्लियर? देखो हर पॉइंट से क्वेश्चन है, और ये हमें कहां से मिला था? ये फिल्ट्रेट में मिला था कि रिटेंटेट में? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहां पाए गए थे, फिल्ट्रेट में कि रिटेंटेंट में? एसिड सॉल्युबल में कि इनसॉल्युबल में? एसिड सॉल्युबल में। ठीक है, ये होते हैं वाटर एंड एसिड सॉल्युबल, ये होते हैं वाटर एंड एसिड सॉल्युबल। सो फाउंड इन, कहां पाए गए थे? फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एएसपी। क्यों गड़बड़ करते हो भाई? एएसपी। ठीक है, दूसरी बात, अगला पॉइंट सुनिए, यहां लिखता हूं, इसके इसके अगले पॉइंट नीचे की तरफ न जाके इधर लिखता हूं। स्मॉल इन साइज हो गया, यानी मोनोमर की पॉलीमर, लो मॉलिक्यूलर वेट की हाई मॉलिक्यूलर वेट, रफली बताइए 1K से नीचे होगा ना, और यूनिट का नाम डाल्टन, और इसको डीए से इंडिकेट करेंगे। लेकिन रेंज पूछ ली जाए तो हम क्या जवाब देंगे? 18 टू 800 डीए, और वाटर या एसिड में सॉल्युबल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि छोटी चीजें जो होती हैं वाटर या एसिड में कैसी होती है, सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? छोटी चीजें पानी में सॉल्युबल होती हैं, बड़ी चीजें पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ हाँ बिल्कुल, कहना पड़ेगा, नोट करते चलिए, लेक्चर तो आपको मिल ही जाएंगे, रिवाइज करने के लिए लेक्चर बेहतर बेहतर होते हैं, नोट्स आपके बने होने चाहिए, याद तो यही हो जाएगा। और ये किसका पार्ट था? पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट की पार्ट ऑफ रिटेंटेट? पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट। एसपी किसको कहा था हम लोग ने, फिल्ट्रेट को कि रिटेंटेट को? फिल्ट्रेट को। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे मैं नाम बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप बताओगे एमिनो एसिड्स। नंबर 2, एमिनो एसिड के अलावा कुछ पता है? हाँ, 5 कार्बन शुगर, नाम है पेंटोज। 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? और शुगर के लिए ओज लगाते हैं, ओज। शुगर के लिए क्या लगाते हैं? ओज। तो बताओ 5 कार्बन की शुगर का नाम? पेंटोज। देखो शुगर के आगे ओ लगाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है ना, सेलुलोज, रैफिनोज, टैकीहेलोज, ये सब सुने नहीं होंगे पर ये सब हमें ओज लगा हुआ है, ठीक है ना, एल्डोस, ये सब शुगर है, जिसके आगे ओज लगा होता है वो सब शुगर होती है। एल्डोस सुना भी होगा, और मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे फ्यूचर में। तो अमीनो एसिड हो गया, शुगर आएगा। अच्छा, शुगर केवल 5 कार्बन की होती क्या? 6 कार्बन की वाली भी तो बहुत पॉपुलर है। और बिल्कुल सही, 6 कार्बन वाली को हेक्सोज कहते हैं, हेक्सोज। और इसकी 2 पॉपुलर शुगर का नाम है, 2 एग्जांपल है इसके, एक फ्रक्टोज और एक फ्रक्टोज का ट्विन है, ट्विन, ट्विन ट्विन मतलब आइसोमर,
ट्विन मतलब आइसोमर, हूबहू कॉपी है। C6H12O6 नाम क्या है? ग्लूकोज। नाम क्या है? ग्लूकोज। और क्या आएगा इसमें? और लिपिड तो आ ही जाएगा भाई, लिपिड तो मोनोमर था ना, तो लिपिड आ जाएगा। और लिपिड में क्या आ जाएगा? फैट, ऑयल, फैट एंड ऑयल, और कोलेस्ट्रॉल। और क्या आ जाएगा? छोले का स्टॉल, कोलेस्ट्रॉल। यहां तक बातें क्लियर हो गई? एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। बायो माइक्रो पढ़ रहे हैं कि मैक्रो? स्मॉल इन साइज की लार्ज इन साइज? लो मॉलिक्यूलर वेट की हाई मॉलिक्यूलर वेट? रफली मॉलिक्यूलर वेट कितने से कम होता है? 1K से कम होता है, लेकिन रेंज बताइए। आपने मुझसे पूछा कि सर ये कितने का मिलेगा, मैंने कहा 100 रुपए, 1000 रुपए के अंदर। अब वो एग्जैक्टली गए तो आपको इसमें कई वैरायटी मिली, तो वो रेंज आपने बोला ना कि इतने रुपए से इतने रुपए के बीच में, तो बताओ 1000 से नीचे, ये तो रफली बताया, एग्जैक्टली बताइए, मिनिमम टू मैक्सिमा बताइए, मिनिमम टू मैक्सिमा बताइए। 18 टू 800 DA मतलब डाल्टन, डाल्टन यानी यूनिट है इसकी। फिर वाटर या एसिड में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और इसीलिए ASP कहलाते हैं कि AIP, एसिड सॉल्युबल पूल की इनसॉल्युबल पूल। फिल्ट्रेट, एसिड सॉल्युबल पूल को ही क्या बोला था? फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट जो नीचे आ गया था छन के। फिर आ गया था इसमें क्या क्या आएंगे? अमीनो एसिड आएगा, 5 कार्बन की शुगर पेंटोज आएगी, अच्छा 6 कार्बन की शुगर हेक्सोज आएगा। और हेक्सोज का 2 पॉपुलर एग्जांपल बताइए। दोनों दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है कि नहीं है? C6H12O6। लेकिन हाँ, दोनों का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, तो यानी दोनों आइसोमर है। लिपिड जो है, लिपिड में 3 चीजें आती है, फैट, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल। फैट, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या आएगा? और क्या क्या आ सकता है? और इसमें आएगा और इसमें आएगा, ये सब उसी के नीचे चल रहा है, एग्जांपल्स में चल रहा है। और क्या आएगा? नाइट्रोजनस बेस, सुना है? नाइट्रोजनस बेस। और क्या आ जाएगा? और आएगा न्यूक्लियो साइड। और क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ये देखो, यहाँ साइड है और यहाँ टाइड है। नहीं नहीं, लिपिड में कहा है? मोनोमर के, यानी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? लिपिड में कहा आएगा? लिपिड में तो 3 आए थे, फैट, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल, और ब्रैकेट बंद है, देखो पीछे जाके नोट्स में देखो। फिर आगे बताइए और क्या आएगा? ये सारे आ गए, ये इतनी सारी चीजें इसमें आ जाएगी रफली एसेट्रा। मतलब ये मेन मेन एग्जांपल आपको बता दिया, मेन मेन एग्जांपल्स आपने कवर कर लिए। अब हमें पहला क्या पढ़ना चाहिए, सोच के बताओ। देखो देखो देखो, पहला एग्जांपल क्या पढ़ना चाहिए? पहला पढ़ना चाहिए अमीनो एसिड। तो पहला पढ़ते हैं अमीनो एसिड। हो गए ये सारे? पहली हेडिंग हमने डाल दिया अमीनो एसिड।
ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बायो माइक्रो पढ़ रहे हैं कि मैक्रो में, बार बार पूछ रहा हूँ। माइक्रो, तो ये मोनोमर हुआ कि पॉलीमर। अब देखो बाकी चीजें तो इसके बारे में पहले से ही जानते, कोई बोले ये मोनोमर है कि पॉलीमर, मोनोमर है। नंबर 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितने रेंज में आएगा, हाँ वैसे 1000 से कम, पर रेंज बोला है तो 18 to 800 डाटा। ये एसिड में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, सॉल्युबल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लो है इसलिए माइक्रो में आया कि मैक्रो में, तो देखो ये सारी प्रॉपर्टी पहले से ही पता है, तो ये तो हमें लिखनी नहीं है, जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो लिखनी है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास दो ग्रुप है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कितने ग्रुप है, दो। देखो एक कौन सा ग्रुप है भाई और दूसरा कौन सा है, तो दो ग्रुप है इसके पास, यानी सच ऑर्गेनिक कंपाउंड which have two groups attached at same carbon, attached at same carbon, यानी देखो इधर देखो, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। एक पे बैठा हुआ है NH2 ग्रुप और एक पे बैठा है COH ग्रुप। आप खुद बताओ ये जो है ये कैसा है, बेसिक ग्रुप है क्या एसिडिक, और इसका नाम है एमिनो ग्रुप। इसका क्या नाम है, एमिनो ग्रुप है, बेसिक। एमिनो ग्रुप का स्वभाव क्या है, नेचर में कैसा है, बेसिक। और ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है, सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये एसिडिक ग्रुप है। ये एसिडिक ग्रुप है और ये स्वभाव में भी एसिड है, नाम भी वही है, स्वभाव में भी वही है। अब आप बताओ इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा, एमिनो एसिड।
तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 2 पे तो बैठे हुए हैं लोग, अभी 2 सीटें खाली हैं, 2 सीटों पे किसी को तो बिठाना पड़ेगा। तो मैं अब आगे की 2 सीटों की बात करता हूँ, इसीलिए इसका नाम पड़ा अमीनो एसिड। और सुनो, अगर कोई ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है ना केमिस्ट्री के हिसाब से, दे आर फंक्शनल ग्रुप की दे आर नॉन फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप है ना, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दे आर फंक्शनल ग्रुप। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप कहां से जुड़े हुए हैं? सेम कार्बन से। 2 ग्रुप हैं, एक अमीनो और एक बेसिक और एक एसिडिक, लेकिन दोनों सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के कार्बन को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इस तरह के अमीनो एसिड को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आई बात? तो दिस इज कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। नोट डाउन, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? जब एक कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो तो उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। और जिनके अंदर अल्फा कार्बन होगा उस तरह के अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड भी बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे और चौथे ग्रुप पे। कार्बन 2 वैलेंसी पे, एक पे कौन बैठा हुआ है? NH2। और एक पे कौन बैठा हुआ है? और ये यहां पर ये कार्बन कौन सा था भाई साहब? अल्फा कार्बन था, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन से अटैच है। ठीक है, यहां बिठा दीजिए, आर ग्रुप। आर यानी कि एल्कलाइन, वो एल्काइल ग्रुप, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मिनिमम हाइड्रोजन, फिर मिथाइल, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल एंड सो ऑन। बोलो, ऐसे बढ़ती चली जाती है, चेन बढ़ती चली जाती है, यानी वो वेरिएबल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, या वेरिएबल ग्रुप भी बोलते हैं कुछ लोग। कुछ लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल ग्रुप। एक पे कौन बैठा हुआ है? वेरिएबल ग्रुप, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, छोटी चेन है। तो सबसे सिंपल अमीनो एसिड में क्या होगा? हाइड्रोजन। उससे कॉम्प्लेक्स वालों में क्या होगा? CH3। उससे कॉम्प्लेक्स वालों में क्या होगा? C2H5। उससे कॉम्प्लेक्स वालों में उससे भी ज्यादा बड़ी चेन हो सकती है, और बड़ी चेन हो सकती है, या कोई भी ग्रुप वहां आ सकता है जो वेरी करेगा। राइट, यहां बैठा है फिक्स हाइड्रोजन। और इस तरह के अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। ए मतलब अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है, इसलिए इस तरह के अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किससे डिराइव हुआ होगा? सोच के देखना, ये अमीनो एसिड किससे डिराइव हुआ? नहीं, अभी बताते हैं, पहले आप देखिए, नोट करिए। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें अल्फा कार्बन है उसे कौन सा अमीनो एसिड बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। इतनी बात क्लियर? अब आगे बढ़ें। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मीथेन से मैच कर रहा है। मीथेन में बीच में एक कार्बन, 4 वैलेंसी, सब पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मीथेन को रिप्लेस करके बनाया गया है। बताइए किसको रिप्लेस करके बनाया गया है? मीथेन में यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, फार्मूला CH4। बोलिए क्लियर है? तो अगले पेज पे चलते हैं।
देखो अमीनो एसिड या ए भी लिखेंगे आज के बाद। अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड किससे सब्स्टिट्यूट होकर बने हुए हैं? मीथेन। और मीथेन का फार्मूला CH4। अब देखो इधर देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये क्या है? ये है सर मीथेन। अब अगर इसके सारे बैलेंसी पोजीशन पे के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बारी बारी किसी डिफरेंट ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका अमीनो एसिड। यानी इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप, अगर इनके हाइड्रोजन को अदर ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा ये देखो अमीनो एसिड। अभी तो बोला था अमीनो एसिड इज नथिंग, इट इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देखना ये सब लाइनें आएंगी, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अच्छा, और इसमें ये देखो यहाँ पे क्या आ गया? इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया बताइए? NH2। वेरी गुड। इस हाइड्रोजन पे क्या आ गया? R। इस हाइड्रोजन पे क्या आ गया? COH। और यहां पर हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो अल्टीमेटली वही रहा। कहने का मतलब है चारों ग्रुप रिप्लेस हो गए, लेकिन अल्टीमेटली उसका आंसर वही रहेगा कि हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही आ गया, लेकिन नया हाइड्रोजन आया, पुराने को रिप्लेस करके नया हाइड्रोजन आया। तो ये क्या बन गया? पहले मीथेन था, अब किस में बदल गया? अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। हाँ, अल्फा अमीनो एसिड होगा, सिंक कार्बन से जुड़ा होगा। क्या हो गया? बधाई हो भाई, होने पे ही बधाई दी जाती है। इन्होंने कहा हो गया, हमने कहा बधाई हो। तो लड्डू कब खिला रहे हो? तो अभी तो बोला है हो गया है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो इट इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन ना, मीथेन को ही सब्स्टिट्यूट करके बनाया गया है, जिसमें चारों बैलेंसी पोजीशन को बारी बारी रिप्लेस कर दिया है डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप से। अब और डीप चलते हैं। एमिनो एसिड की वैरायटी किस पर निर्भर करती है? एमिनो एसिड की वैरायटी इस पर तो निर्भर नहीं करेगी, ये तो अपना बदलने वाला नहीं, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? आर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वेरिएबल ग्रुप है ना। द वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड अपॉन आर ग्रुप। द वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल ग्रुप दैट इज आर। वेरिएबल ग्रुप दैट इज आर, आर पर डिपेंड करेगी। और आर की वैल्यू क्या हो सकती थी? हाइड्रोजन CH3, C2H5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती थी। इस हिसाब से एक एग्जांपल सेट करते हैं। एक एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। सीरीन, तीन अमीनो एसिड आपके सामने है। ग्लाइसिन और बताइए, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद एलेनिन और फिर सीरीन। जरा इनका जरा स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा होता है। ये कार्बन है, यहां पर R की जगह कौन आ गया? H। और यहां NH2 ही रहेगा, यहां हाइड्रोजन ही रहेगा, और यहां COH। यहां देखिए, यहां NH2 ही रहेगा, यहां कार्बन, यहां R की जगह कुछ और आएगा। क्या आएगा? H से बड़ा क्या आया? CH3। ये COH, ये H। हो गया याद?
तो बताइए वैरायटी किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ आर क्या था बताइए, हाइड्रोजन, यहाँ आर क्या आ गया, मीथेन आ गया, मीथेन नहीं बोले, मिथाइल ग्रुप, मीथेन तो CH4 होगा। हाँ, फिर यहाँ पर होगा NH2 डैश, फिर यहाँ R की वैल्यू कुछ होगी, ये COH और ये H। हाँ इथाइल कर सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी ने ये वाला एग्जांपल दिया है, CH2OH, CH2OH ये भी तो हो सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं, और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो देखो फार्मूला सुनो, गैस, एनसीईआरटी में गैस, फार्मूला क्या है, गैस। बताओ ग्लाइसिन में आर की वैल्यू क्या, तो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। अच्छा एलेनिन इससे कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर आर की जगह CH3 आ गया, ये इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां आर की जगह CH3 की बजाय CH2OH आ गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं। तो बताइए वैरायटी डिपेंड अपॉन आर, आर ग्रुप पर डिपेंड कर रही है। और गैस फार्मूला याद कर लेना, हिंट क्या है, गैस, हिंट क्या है, गैस, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूछा है ना कि तीन ही अमीनो एसिड एनसीईआरटी में बने हुए हैं और आए भी हुए नीट में, G फॉर, A फॉर एलेन, एक देखो एलेनिन भी होता है और आर्जिनिन भी होता है, पर याद रखो, याद रखो, ये गॉड है तो ये अल्लाह है, ये G फॉर गॉड तो ये A फॉर अल्लाह, और अल्लाह कहां से स्टार्ट होगा, ALA, बोलो, गॉड के इक्विवेलेंट या अल्लाह के इक्विवेलेंट कौन है, गॉड, तो दोनों एक ही चीज तो है भाई, कोई गॉड कहता है हिंदू ट्रेडिशन वाले, इस्लाम वाले क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह बोलते हैं, बात तो एक ही है, सबके अपने अपने गॉड हैं। क्रिश्चियन लोग जीसस वाले को मानते हैं, तो होता है ना, तो मतलब ऐसे याद रहेगा, गॉड और अल्लाह, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा कि आर्जिनिन वाला आ रहा है कि एलेनिन वाला आ रहा है, बोलो सही है कि नहीं, और एस से तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं है, सीरीन सीरीन सीरीन, सीरीन मैम मेडिकल कॉलेज में थी, सीरीन मैम, हाँ नहीं मैम, अरे बहुत सीनियर थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, इसलिए तारीफ है, हर चीज मतलब हर पीली चीज को देख के कहोगे सोना है तो हो गया कर लिया, मतलब दिमाग में गंदगी भरी है, ठीक है। सीरीन मैम की याद आ गई, अच्छा पढ़ाती थी। तो गैस हो गया, गैस उड़ गई, ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या हमारे सेल के अंदर केवल 3 ही अमीनो एसिड पाए जाते हैं कि बहुत सारे पाए जाते हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, कोई बताएगा कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं हमारे शरीर में, अरे कोई नंबर्स पूछ रहा हूं, 1 2 4 20 25 50 60, नहीं होते होंगे और रियलिटी में फर्क है ना, ठीक है। इन इन आवर सेल, इन आवर सेल approximate 300 amino acids are present, प्रेजेंट यानी प्लस, प्रेजेंट यानी प्लस, हमारी सेल में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, पर आपको सुन के आश्चर्य होगा, बट ओनली 20 आर इन्वॉल्व इन, किसमें बताओ, बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने में कितने इन्वॉल्व होते हैं, 20। और इसमें भी एक बात क्लियर कर लो, ये जो 20 है ना, ये जो 20 है इसको भी दो कैटेगरी में बांट दो, बिल्कुल सही जवाब, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। एक कहावत सुनी है, शायद सुनी हो, पहले मैं बोल लूं, एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है क्या, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, मतलब घर की चीजों की कोई कद्र नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, घर में बाहर चाहे IAS हो, घर में आओगे तो वही कान पकड़ के पापा मोड़ेंगे,
सही कि नहीं है? जितने भी डॉक्टर होते हैं सीनियर घर पे खूब डांट खाते हैं। कहाँ था अभी तक, 12 बज गया, ऑपरेशन कर रहे थे, झूठ बोल रहा है, नालायक कहीं का। तो कैंची क्या एक ही होगी? बहुत चालाक होते डॉक्टर। डॉक्टर इतना इंटेलिजेंट होता है, पता है कितना इंटेलिजेंट होता है? आपको बताऊं कितना इंटेलिजेंट होता है? इतना इंटेलिजेंट होता है कि आप उसका हुनर सीख ना जाओ, इसीलिए देखो ऑपरेशन करने से पहले बेहोश कर देता है कि कहीं मेरा टैलेंट सीख ना जाए, इसलिए देखो उसको बेहोश कर देता पेशेंट। नहीं तो भाई बात वो नहीं है ना, इसीलिए तो बेहोश कर देता कि मेरा हुनर ना सीख जाए। इंटेलिजेंट है ना। चलो, तो 10 जो है वो इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। तो ये बताओ पहले कौन से वाले इसेंशियल हैं, तो उसके लिए क्या होगा? घर की मुर्गी, तो यानी ये नॉन इसेंशियल है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। बोलो, यानी ये कहां बन रहा है? हमारे सेल में, और ये हमारे सेल में नहीं बन रहा है, तो लिखते हैं। देखो इसीलिए समझते जाओ, ये क्या होते हैं? नॉट फॉर्म्ड इन सेल। सेल सेल इसलिए बोल दिया ना, बॉडी की यूनिट है क्या? सेल। अरे और सेल कहां पे है? बॉडी के अंदर। ये लो, बोलो। हम पहले बॉडी लिख देते हैं, यूनिट उसकी सेल है। अच्छा ये बताइए, ये क्या होते हैं? नॉट हटा दें, फॉर्म्ड इन बॉडी, यानी सेल के अंदर बनेंगे। ये होते हैं 10, और ये भी होते हैं 10। टन टना टन टन, समझे? तो 10 होते हैं टोटल, क्योंकि आपने वो सुना है ना, टन टना टन टन। तो 10 ये, 10 ये, 10 के बाद बस बाकी सब फालतू में पड़े हुए। 10 होते हैं। अब बताओ, ये शरीर के अंदर है ही नहीं पर बहुत जरूरी है, बताइए। तो हम बाहर से लेंगे, बाहर कहां से लेंगे? डाइट से, फूड से, ठीक है ना। तो कौन सी डाइट से लिए जाएंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर obtained from मील। मील या डाइट, मील या डाइट एक ही चीज है ना, तो डाइट से लिए जाते हैं। मील या डाइट से लिए जाते हैं। मील या डाइट से लिए जाते हैं। तो टोटल हमारी सेल में कितने अमीनो एसिड होते हैं? लगभग 300 के करीब। उसमें से आउट ऑफ देम हाउ मेनी इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस? 20 में 10 हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, एंड दैट आर नोन एज नॉन इसेंशियल की एसेंशियल। और जो हमारा शरीर नहीं बना पा रहा है वो क्या हो गए? अगर अगर वो बहुत इसेंशियल है तो हमें उसे बाहर से फुलफिल करना होगा, और बाहर से फुलफिल कहां से करेंगे? बाय द फूड या मील या डाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और यही 20 अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। और प्रोटीन, अब यहां मेरा क्वेश्चन, अमीनो एसिड तो मोनोमर था, जब अमीनो एसिड जुड़े तो पॉलीमर बन गया, पॉलीमर का नाम। हाँ, इसलिए इस टॉपिक में प्रोटीन को स्टडी नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब पॉलीमर पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? मोनोमर या माइक्रो मॉलिक्यूल। जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर पढ़ेंगे तब प्रोटीन की स्टडी करेंगे। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मत सोचना अमीनो एसिड ने प्रोटीन बना लिया तो प्रोटीन भी मोनोमर है ना। जिस प्रकार ईंटों के जुड़ने से दीवार बनती है, वैसे ही अमीनो एसिड के मोनोमर्स के मिलने से एक दीवार बन गई, उसी दीवार का नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन इज नॉट अ सिंगल ब्रिक, प्रोटीन इज द ग्रुप ऑफ ब्रिक। और जब कई सारे मोनोमर मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर। तो प्रोटीन इज अ, और अमीनो एसिड इज अ मोनोमर। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन तीन ग्रुप पर डिपेंड करती है, 1 2 3, 1 2 3। कौन सा 1 2 3? पहला आर पर, यानी वेरिएबल ग्रुप पर, दूसरा बेसिक ग्रुप पर यानी NH3 पर, और तीसरा COH पर। और हाइड्रोजन तो किसी में बदलेगा नहीं, तो हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करती। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है? तीन चीजों पर, हाइड्रोजन को छोड़कर सब पर, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर कर रही है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर कर रही है। हो गया। अब देखिए, देखो टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक, और तीसरा, बिल्कुल सही जवाब, न्यूट्रल। अच्छा, एसिडिक को कैसे पहचानेंगे, बेसिक को कैसे पहचानेंगे, न्यूट्रल को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, देखो बिल्कुल सही जवाब। अगर मान लो COOH की संख्या अगर NH2 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, यहां पर बेसिसिटी बढ़ानी है तो NH2 का नंबर COH से ज्यादा हो, और यहां पर NH2 और COH दोनों बराबर हो। बोलिए क्लियर है? तो इस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आग। क्या फार्मूला है? आग, AAG। आग की स्पेलिंग क्या होती है? AAG। A फॉर एसिडिक, A फॉर एसिडिक याद रहेगा, और A से एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और G से ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक के एग्जांपल है। ये एसिडिक के एग्जांपल है। ग्लूटामिक, टामिक, TAMIC, GLUTAMIC, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इतनी बातें क्लियर हो गई? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इज एसिडिक की बेसिक? एसिडिक। अब बेसिक का एग्जांपल, अगले पेज पे चलते हैं, बेसिक का एग्जांपल समझते हैं।
बेसिक का एग्जांपल समझते हैं। बेसिक का एग्जांपल है, उसी के नीचे आप लोग लिख लेना, मेरे पास जगह वहां कम थी इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बेसिक का एग्जांपल है बहाल, बहाल या बड़ा हॉल, जैसे याद करो, बड़ा हॉल या बहाल, बहाल वर्ड होता है ना, कहते नहीं ये बहाल हो गया, मतलब मेरे ऊपर वो चार्जेस लगे थे खत्म हो गए, है ना, बहाल होते ना। अरे एक उर्दू वर्ड है बहाल, कहते बहाल हो गए, खारिज हो गए, है ना, तो बहाल। या बिग हॉल याद कर लो, सीधी सीधी बात बता रहे हैं, बिग हॉल, बी से क्या हो गया, बी से बिग और एच से हॉल, तो बी से क्या हो गया, बेसिक वाले अमीनो एसिड, और एच से हिस्टिडीन, और ए से आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, और एल से लाइसिन, एल से लाइसिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ARGININE, और लाइसिन। और न्यूट्रल के एग्जांपल क्या है, न्यूट्रल के एग्जांपल हैं, आप बताओ जरा, अभी तक हम लोग ने कोई एग्जांपल पढ़ा है न्यूट्रल का, पढ़ा है, ग्लाइसिन को देख लो, ग्लाइसिन को देखो जरा, एक अमीनो एसिड है, एक बेसिक ग्रुप है, देखो जरा, एलेनिन को ही देखो और सीरीन को भी देखो, नहीं है, तो क्या फार्मूला क्या बना, गैस, गैस, ठीक है, जी से क्या ग्लाइसिन, ए से क्या एलेनिन, भाई दिख रहा है ना उसमें, एलेनिन, एस से क्या सीरीन, और वी एक्स्ट्रा याद कर लो, वैलीन, एनसीईआरटी का पॉइंट है, वैलीन, 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 गैस याद रहेगा, और वी वैलीन एक्स्ट्रा याद, गैस एग्जांपल ही है। तो इस तरीके से हम लोग ने तीनों अमीनो एसिड जो है वो याद कर लिए, तीनों टाइप के अमीनो एसिड हमें क्लियर हो गए, ठीक। एक क्वेश्चन बताइए, बताना है आपको ये कौन सा अमीनो एसिड मैं बना रहा हूं, तीनों में से, न्यूट्रल या एसिडिक की बेसिक, ये तो H रहेगा ही रहेगा, COH भी रहेगा, NH2 भी रहेगा, या CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश NH2, बेसिक है, क्योंकि देखो एक पहले से था, एक और आ गया, ये दो हो गए, लेकिन ये एक ही है, तो ये दो, एक और एक क्या हो गया 11, और ये अकेला पड़ गया, है ना, अकेला पड़ गया, तो अब बताओ इनका नेचर ज्यादा हुआ कि उनका नेचर ज्यादा हुआ, तो ये हो गया। अगर यहीं पे ये लिख देते हैं, मान लो यहां पे लिख देते हैं, अब बताओ कौन ज्यादा हो गया, अब COH ज्यादा हो गया, ये बन गया। अच्छा अगर आप बताओ यहाँ पे ये लिख देते, चाहे जितनी लंबी चेन ले लो, फिर और लंबे लिए चलते हैं, न्यूट्रल है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी वो, यहाँ OH से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आगे, एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है हमारे अमीनो एसिड की, कि वो आयोनाइज्ड हो जाता है, जब किसी पर्टिकुलर पीएच के सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो आयोनाइज हो जाता है। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर व्हेन इट केप्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, solution of different pH, most important feature of amino acid is ionizable nature when
it is kept under pH of under specific pH of solution. Specific pH of solution. तो कौन सा नेचर आया? आयोनाइजेबल नेचर ना। जब डिफरेंट पीएच पर रखा जाता है, जब किसी सोल्यूशन में डिफरेंट पीएच पर रखा जाता है तो ये अपने आप अपने ऊपर आयोनाइजेबल नेचर ले आता है, आयंस में आयंस के रूप में दिखने लगता है, या तो कैटायन या तो एनायन, या तो कैटायन या तो एनायन। इसके तीन केस पॉसिबल हैं, तीन आयंस पॉसिबल हैं। आयंस ऑफ एमिनो एसिड तीन प्रकार के होते हैं। केस ए ले लेते हैं, केस बी ले लेते हैं और केस सी ले लेते हैं। देखो यहां क्या होता है, यहां पर ये हमको जिससे मतलब है हम वही बनाएंगे। बताओ यहां आर रहेगा, चलो पूरा ही बना देते हैं। यहां NH2 रहेगा तो NH3 प्लस हो गया ये, और यहां देखो COH आ गया, प्लस चार्ज आ गया, एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया यहां पर, तो NH2 की बजाय क्या हो गया NH3, तो ये देखो प्लस चार्ज आ गया, कैटायन के एनायन। और यहां देखो पहले ये कार्बन, अभी ये NH2 ही है और ये कार्बन पर COOH माइनस, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन भाग गया, ठीक है। अब बताओ अब क्या हो गया, वो कैटायन था, ये एनायन। और ये दोनों मोनोवेलेंट है कि बाइवेलेंट? ये दोनों मोनोवेलेंट है, लेकिन ये एक फॉर्म बनता है ना जो बाइवेलेंट बनता है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है। NH3 प्लस CO माइनस, हाँ, और ये जो होता है ना ये सब इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होते हैं, सब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो कौन सा फॉर्म ज्यूटर आयन है? हाँ, बी वाला। भाई किसी पीएच पर ये प्लस शो कर रहा है, किसी पीएच पर माइनस शो कर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी पीएच आएगा बीच में जिसमें ये डुअल चार्ज शो कर रहा है। तो किसको ज्यूटर आयन बोलते हैं? मोनोवेलेंट वाले को कि बाइवेलेंट वाले को? बाइवेलेंट वाले को ज्यूटर आयन कहते हैं। बाइवेलेंट वाले को क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। मोनोवेलेंट जिस पे एक चार्ज हो। भाई जिस पे सिंगल चार्ज है, इस पे कितने चार्ज हैं? यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो कोई है नहीं। और यहाँ पे भी ये भी मोनोवेलेंट है, एक ही चार्ज है, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो कितने चार्ज हैं, तो ये क्या हुआ बाइवेलेंट, और बाइवेलेंट को ही ज्यूटर आयन कहते हैं, नाम सुना होगा ज्यूटर आयन। और ये सारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी सब एक दूसरे में बदलते रहते हैं। देखो रिवर्सिबल का सिंबल लगाया हुआ है, रिवर्सिबल का सिंबल लगाया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इनमें से कौन सा ज्यूटर आयन था? इनमें से कौन सा ज्यूटर आयन था? बाइवेलेंट फॉर्म ऑफ amino acid is known as ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन वो क्या कहलाता है? ज्यूटेराइन। इतनी बात क्लियर हो गई? और all the forms are इंटर थे सारे। और ये ऐसे सिंबल लगाया था ना, ए बी में बदल सकता था,
बी सी में बदल सकता था, सी डी सी बी में बदल सकता था, ऐसे सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल थे, सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल थे। सारे के सारे फॉर्म कैसे थे, इंटर कन्वर्टेबल। अच्छा फिर से पूछ रहा हूं एक बार, अमीनो एसिड्स आर मोनोमर की पॉलीमर, अमीनो एसिड्स आर मोनोमर की पॉलीमर, मोनोमर। अभी तक जो भी अमीनो एसिड पढ़े हैं हम लोगों ने, वो एलिफैटिक पढ़े कि एरोमेटिक, एलिफैटिक। कहीं पे एरोमेटिक ग्रुप नहीं आया, कहीं बेंजीन रिंग नहीं दिखी, बोलिए, है ना। यानी अमीनो एसिड और दो टाइप के हो सकते हैं, अमीनो एसिड में भी टू टाइप। अमीनो एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थे, एलिफैटिक, और दूसरा कौन सा होता है, एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक जो है वो तो हमने पढ़े ही नहीं, यानी इसमें बेंजीन रिंग होगी, कहीं ना कहीं इसमें बेंजीन रिंग होगी थोड़ी। ठीक है, इसका एग्जांपल है या हिंट है पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर। तो पीटी स्क्वायर का मतलब टी को दो बार लिखेंगे, है ना। पीटी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है इसका, पीटी स्क्वायर, टी फॉर फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एलेनिन। एलेनिन में कौन सा ग्रुप लग गया, हाँ एलेनिन, याद करो एलेनिन उधर, वहां पे आ गया फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, इसमें OH लगा दो, ये तो है फिनाइल ग्रुप। बताओ जहां आर था वहां पे ये बिठा दो, जहां आर था वहां ये बिठा दो। अरे कुछ ऐसा कल्पना करो ना, ये देखो इधर देखो, पहले बताओ, ये पता है अपने को, ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है। पहले बताओ मिथाइल ग्रुप आया था एलेनिन में, आया था कि नहीं आया था। इसको इसको हमें बनाना है फिनाइल एलेनिन। तो ये बताओ ये एलेनिन था कि नहीं था, यहाँ पे H हटाओ और इसके साथ ये क्या जोड़ दो, ये बेंजीन रिंग जोड़ दो, या ये ग्रुप हटाओ बेंजीन रिंग जोड़ दो OH। हाँ वो होगा CS2 होगा, ठीक है ना, CS2 होगा और ये होगा, NH3 कहाँ उसमें आएगा, एलेनिन में कहाँ आया था, एलेनिन में कहा था, एलेनिन शुरुआत वाला था जहां CS3 बैठा था, वो आप आर्जिनिन में कंफ्यूज हो रहे हो। तो समझ गए, पहला फिनाइल एनिलीन, दूसरा टायरोसिन, टायरोसिन, और तीसरा ट्रिप्टोफैन, 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 तीसरा है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, इतनी बात क्लियर है। देखो नोट करके एक लाइन लिख लेते हैं, अमीनो एसिड इज अ मोनोमर की पॉलीमर। जब अमीनो एसिड पॉलीमराइज होता है, जब अमीनो एसिड पॉलीमराइज होता है, पॉलीमराइज, तो क्या बना लेता है, तो बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है, पॉलीमर। समझ में आई बात। और जब पॉलीमराइज होता है तो कैसे जुड़ता है, इसका एग्जांपल समझे कैसे जुड़ता है। ये रहा NH2 ग्रुप, ये R, ये हाइड्रोजन, इधर COH,
क्लियर है? इधर अगला होगा NH2 डैश CrHCOOH। एक और जोड़ के देख लेते हैं, NH2 CrHCOOH। ठीक, अब यहां से देखो क्या वाटर निकल सकता है यहां से? देखो इसको ऐसे लिख दें सिंपल बनाने के लिए, HNH लिख सकते हैं क्या? HNH लिख सकते हैं क्या? H अलग कर लो, NH अलग कर लो, तो भी तो NH3 पढ़े, NH2 पढ़ेंगे। बताइए इसको भी HNH लिख ले क्या? अलाउ है? HNH। अब आप वाटर निकाल सकते हो कि नहीं आसानी से? ये देखो एक OH यहां से निकला, एक H यहां से निकला, माइनस वाटर। एक OH यहां से निकला, एक H यहां से निकला, माइनस वाटर। ठीक है, नोट करिए। जब वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगी प्रोटीन की चेन। क्या बन जाएगी? प्रोटीन चेन। अभी क्या थी? ये अमीनो एसिड 1 था, ये अमीनो एसिड 2 था, ये अमीनो एसिड 3 था, एंड सो ऑन। बोलो, अब सारे अमीनो एसिड पानी के निकलने से एक नया बॉन्ड बना लिया, वाटर के निकलने से नया बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड कौन सा बना? अभी मैं दिखा रहा हूं कौन सा बना, पेप्टाइड बॉन्ड। वो बॉन्ड कौन सा बना? हाँ, देखो CO और NH जुड़ जाएगा, पानी तो निकल गया, CO और NH पास आ जाएगा, इधर भी CO और NH पास आ जाएगा, वही बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपके नीट में भी पूछा गया है, पेप्टाइड बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनता है कि नहीं बनता है? पानी के निकलने से बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। और पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है? अमीनो एसिड में कि प्रोटीन में? नहीं, यही तो समझाना चाह रहे थे, प्रोटीन में। अमीनो एसिड तो मोनोमर है, अमीनो एसिड में तो मोनोमर है, और लिखाया हुआ है अमीनो एसिड इज अ मोनोमर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर। और पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? जब वाटर निकलेगा, वाटर निकलते ही बॉन्ड बन जाएगा, उसी बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दैट इज व्हाई प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। याद आया? इसी फिगर में देखो ऐसे कर लेते हैं, बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? बताओ पानी के निकलने से कौन सा बॉन्ड बना? और पेप्टाइड बॉन्ड का सिंबल भी पूछा जाता है, देख के बताइए। CONH, CO आया हुआ क्वेश्चन है, CONH। और इस चेन का नाम, प्रोटीन की चेन, हाँ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, नाम पड़ गया पॉलीपेप्टाइड चेन। और नीट 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी प्रोटीन के लेफ्ट हैंड पर कौन से नंबर वाला अमीनो एसिड होता है? बोलो, किसी भी प्रोटीन के लेफ्ट हैंड पर पहले नंबर वाला और राइट हैंड पे आखिरी नंबर वाला, और इसीलिए इसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोला जाता है, और उसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे। समझ आई बात? एन टर्मिनल और सी टर्मिनल अमीनो एसिड। बताओ ये कौन सा एंड होगा? लेफ्ट एंड है कि राइट एंड? लेफ्ट एंड पर कौन सा अमीनो एसिड होता है? अमीनो एसिड कौन सा होता है? पहला वाला, ठीक है। और उसका कौन सा फ्री है ग्रुप? NH2। ये देखो यहाँ NH2 इंगेज है, यहाँ NH2 इंगेज है, लेकिन यहाँ NH2 फ्री है, इसीलिए इसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं इसको। समझ आई बात? एन टर्मिनल अमीनो एसिड। अब जरा सोचो ये कौन सा एंड है? राइट एंड। और राइट एंड पर कौन सा फ्री है? तो नाम क्या पड़ा? अमीनो एसिड, लास्ट ईयर आया था।
सी टर्मिनल अमीनो एसिड। तो ये हो गया क्लियर, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल अमीनो एसिड पता चल गए। लेफ्ट वाला हमेशा क्या होगा, हाँ, और राइट वाला हमेशा क्या होगा। तो ये इस तरीके से क्लियर हो गई बातें, ठीक है। तो दो तरह के थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मतलब एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड थे, दो टाइप के थे, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। पहला वाला कौन सा था, और लास्ट वाला कौन सा होगा। बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में। किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसमें एक अमीनो ग्रुप था और दूसरा एसिडिक, और सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दोनों अटैच थे कहां पे, सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। और इस तरह के अमीनो एसिड को, और कह रहा है अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे, चार। एक पर हाइड्रोजन आ गया, एक पे NH2 आ गया, एक पे एसिडिक ग्रुप आ गया, और एक पर हाँ एल्किल ग्रुप यानी कि वेरिएबल ग्रुप आ गया। तो एक पे हाइड्रोजन, एक पे कार्बोक्सिलिक, एक पे अमीनो एसिड, एक पे वेरिएबल ग्रुप हो गया। और कितनी वैलेंसी ऑक्युपाई कर लिया, चार, क्योंकि कार्बन की चार वैलेंसी थी। और कह रहा है वेरिएबल ग्रुप को आर बोलते हैं, और आर के नेचर के आधार पे बहुत सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं। कितने, 300। जबकि प्रोटीन बनाने में केवल कितने भाग लेते हैं, 20 में भी 10 कैसे होते हैं, शरीर में बनते हैं और 10 नहीं बनते। जो बनते हैं वो इसेंशियल, और जो नहीं बनते वो नहीं, जो बनते हैं वो नॉन इसेंशियल, और जो नहीं बनते वो, इसीलिए तो उन्हें हम डाइट से लेते हैं, उन्हें हम डाइट से लेते हैं, यानी डाइट इज द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। ये आगे आगे लिखा मिला है, जब प्रोटीन पढ़ेंगे तब। आर आर ग्रुप किसी भी प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड में या तो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा, हाइड्रोजन कहां था याद करो, और CH3 यानी मिथाइल के इक्विवेलेंट होगा एलेनिन, और CH2OH सीरीन में फार्मूला क्या बना, गैस। और लिखा 20 में से 3 ये रहे, जो फिगर 9.1 में दिखाए गए, अभी फिगर दिखाते हैं। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करी थी,
अमीनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर, आर पर, लेकिन हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करती। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे में भी एसिडिक, और एक ही एग्जांपल दिया ग्लूटामिक एसिड, हमने आपको दो याद कराए थे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फार्मूला बनाया था आग, AAG, एसिडिक का एग्जांपल था एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का मैंने याद कराया था बहाल, बहाल यानी बिग हॉल। बेसिक अमीनो एसिड का हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, इन्होंने एक ही दिया है, लाइसिन। बोलिए क्लियर। और न्यूट्रल में हमने तीन याद करते, गैस और भी, याद आया, गैस भी यानी कि वैलिन। और इसी तरीके से एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक का फार्मूला Pt², T फॉर फिनाइलएनिलीन, T फॉर टायरोसिन, फिर T फॉर ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फिर बताइए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड की, क्या हो जाता है, आयोनाइज। आयोनाइज कौन सा ग्रुप आयोनाइज होता है, NH2 और COH। इसीलिए डिफरेंट पीएच पर जब रखे जाते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन के पीएच पर रखे जाते हैं, तो अमीनो एसिड बदलता रहता है इनका, ठीक है। देखो अभी हमने बताया था ज्यूटर आयन के बारे में, ये देखो A है प्लस वाला फॉर्म, B है, C है माइनस वाला, लेकिन ये देखो बाइवेलेंट है, और बाइवेलेंट को ही ज्यूटर आयन कहते हैं। क्लियर होगी बात, बाइवेलेंट को ही क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। और ये देखो ये लाइन यहाँ, एक मिनट ये देखो ये क्या है, ग्लाइसिन, क्योंकि आर, इन्होंने आर नीचे ले लिया है, क्या फर्क पड़ता है, कहीं ले लो। आर की जगह क्या आ गया, H, क्या बना, यहाँ CH3 आ गया, क्या बना, और वहां S आ गया, क्या बना, सीरीन। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गए अमीनो एसिड्स। और देखो मोनोमर में क्या क्या आया था, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की शुगर आई थी, 5 कार्बन की शुगर आई थी, अमीनो एसिड आ गया। अच्छा फैट और ऑयल आएगा, फैट और ऑयल आएगा लिपिड में। कोलेस्ट्रॉल आएगा कि नहीं आएगा, देखो लिपिड में ही आया है, दिखाया हुआ है मैंने आज। अच्छा और बताओ, नाइट्रोजन बेस आएंगे, न्यूक्लियोसाइड आएगा, न्यूक्लियोटाइड आएगा, क्या प्रोटीन आएगा, नहीं आएगा। प्रोटीन तो पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन इज अ पॉली, वो मैक्रोमोलिक्यूल में आएगा कि माइक्रो में, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, और वो लंबी सी चेन होती है, किसके मिलने से बनती है, अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ जाता है, तो कौन क्या बन गया, प्रोटीन। प्रोटीन इज अ पॉलीमर की मोनोमर, हाँ। और देखो लिखा भी है वही बात, हर एक प्रोटीन पॉलीमर होता है, किसका बना होता है, कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20। कह रहा है ये प्रोटीन जो होता है ये हेट्रोपॉलीमर होना चाहिए, ना कि होमोपॉलीमर। मतलब अगर एक ही अमीनो एसिड है तो वैरायटी ऑफ प्रोटीन कभी नहीं बदलेगी। अच्छा मैंने कहा मैं दुनिया में एक ही अल्फाबेट है जिसका नाम है ए, अब आप उससे सेंटेंस बना के दिखाओ, बनेगा ही नहीं। वैसे ही 20 अमीनो एसिड से बहुत सारे प्रोटीन बन जाती है, सैकड़ों लाखों करोड़ों प्रोटीन बन जाती है। जैसे 26 अल्फाबेट से पूरी डिक्शनरी भर गई है, क्या डिक्शनरी में भी सारे शब्द मिल जाते हैं, मैक्सिमम जो डेली रूटीन में यूज होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन ये सोचो दुनिया के सारे शब्द उसमें भरे हुए हैं तो नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे नए नए शब्द इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, देख लो आजकल, है ना, तो सारे डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब 26 तरह के अल्फाबेट से जब इतनी बड़ी मोटी डिक्शनरी बन गई, तो हमारे 20 अमीनो एसिड से कितनी प्रोटीन बन जाती होगी, आइडिया लगा लीजिए। समझ में आई बात, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये आज हम लोग ने कौन सा टॉपिक कवर किया अभी फिलहाल, प्रोटीन। क्या किया कवर, प्रोटीन कवर किया है। ये बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमीनो एसिड, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट अबाउट अमीनो एसिड, ऑल ऑफ दीज, सारे सही है। हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन, 20। ये क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, कह रहा है डिफरेंट आर ऑफ, आर क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, गैस, पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है।
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? हाँ, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर। ये मैच कराइए। एसिडिक मैच होगा ग्लूटामिक एसिड से, बेसिक मैच होगा लाइसिन से, और न्यूट्रल मैच होगा वैलिन से। एरोमेटिक पीटी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला? हाँ, ज्यूटेराइन कौन सा इनमें से? ए बी सी डी। जो बाइवेलेंट है, जो बाइवेलेंट है वो। और मैंने इसी ऑर्डर में तो बनाया था, और यही ऑर्डर तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। हाँ, बी होगा। ऑल ऑल भी दिया ना कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन होगा बी। लेकिन वो बाय मिस्टेक हमें लग रहा हो गया होगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये H2 3 लिखा है, गलत हो गया भाई। यहाँ NH3 प्लस और यहाँ CO माइनस, तो ऑल ऑफ दिस तब भी नहीं हुआ, और ऑल वैसे भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं। और यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो आंसर क्या होगा? अच्छा, और प्रोटीन देखो, प्रोटीन अभी अभी पढ़ा था, क्या था प्रोटीन? होमोपॉलीमर की हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर भी था और पॉलीपेप्टाइड भी था, बोथ बी एंड सी। अच्छा, इसेंशियल वाले कौन से होते हैं? जो बॉडी में नहीं बनते, क्या? नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है ना, यहां तक हो गए सारे? तो क्वेश्चंस भी हो गए, टॉपिक भी कवर हो गया। क्लियर है?